हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा चैप्टर बात करता है रूलिंग द कंट्री साइड। कि पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आ तो चुके थे, ठीक है। उन्होंने हमारे यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस कर दी थी। उसके आगे मेन चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, इसमें देखो इंडिगो के बारे में देखेंगे कि इंडिगो क्या है और उस पर इतना ज़ोर क्यों दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप यहाँ पे ग्रो करिए या उसे कल्टीवेट करिए, ठीक है। इंडिगो का मेन इस पे फोकस होने वाला है। बाकी कुछ पॉलिसीज़ भी हैं, कुछ सेटलमेंट है, क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। मेन हमारा जो है फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर ही है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या क्या पॉलिसीज़ लेके आए उन्होंने, क्या क्या मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की हमारे एग्रीकल्चर में, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये पिक्चर देख लो आप, यहाँ पे ये जो आपको रॉबर्ट क्लाइव दिख रहा होगा, ठीक है। एक मीटिंग यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बताया जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो दीवानी बंगाल की, बिहार की और ओडिशा की एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 1765 में। 1765 में किसको, रॉबर्ट क्लाइव को क्या मिली, दीवानी। रॉबर्ट क्लाइव को नहीं बोल सकते हैं, पर हमारे नहीं बोल सकते, लेकिन गवर्नर जनरल जो थे उनको क्या मिल गई थी, दीवानी मिल गई थी, दीवानी राइट्स। अब दीवानी क्या होती है, दीवानी राइट्स वो राइट्स होते हैं जिसमें कि कंपनी के पास में राइट्स है हमारे रेवेन्यू के ऊपर, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कि वो हमारा जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये राइट्स जो हैं कंपनी को मिल गए थे 1765 में। तो कहाँ कहाँ पे मिले थे दीवानी 1765 में, बंगाल की, बिहार की और ओडिशा की, ठीक है, मुगल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो कंपनी बिकेम द दीवान, ठीक है। 12 अगस्त जो है 1765 में मुगल एम्परर जो है वो अपॉइंट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को एज दीवान ऑफ बंगाल। इन्हें दीवानी दी जाती है बंगाल की। एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबल टुक प्लेस रॉबर्ट क्लाइव स्टैंड। ये तो पूरा आपको यही पिक्चर देखने को मिलेगी, इसी को डिस्क्राइब किया गया है। इस पिक्चर को यहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखो दीवान के होने के तौर पे इनके पास में क्या क्या राइट्स मिल जाते हैं। इनके पास में चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं, ये टेरिटरी इनके कंट्रोल में हो जाती है, ठीक है। उस टेरिटरी का, उस इलाके का, उस एरिया का जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनके पास में आ जाता है, ठीक है। और इनकी कोशिश तो चल ही रही थी काफ़ी सालों से। 1600 में जब क्वीन एलिजाबेथ इनको कहती है कि आपके पास में पूरा राइट है, आपको चार्टर ग्रांट कर दिया गया है कि आप किसी भी कंट्री में जाके क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो फ्रीली, और कोई भी कंपनी आपके साथ में कम्पीट नहीं करेगी, ठीक है। ये आए और यहाँ पे आके इनको कितने 150 साल हो गए करीबन। उसके बाद में 1764, ठीक है, इनको क्या मिलता है, दीवानी राइट्स। 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिलते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। और कौन कौन से एरिया के, बंगाल, बिहार और ओडिशा के। दीवानी राइट्स में क्या होता है, दीवानी राइट्स में होता है कि कंपनी के पास में अब ये कंपनी क्या बन गई है, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई है किसी भी टेरिटरी, जो टेरिटरीज बताई गई है बंगाल, बिहार और ओडिशा की, वहाँ के ये क्या बन गए हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं, ठीक है। वहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू रिसोर्सेज, ठीक है, लैंड पे कितना इनको चार्ज करना है वो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब ट्रेडिंग कंपनीज हैज़ ऑल्सो इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। मतलब अब कंपनी ट्राई करेगी, अब कंपनी इंश्योर करेगी कि इनको क्या खरीदना है, कौन से प्रोडक्ट इन्हें खरीदने हैं और कौन से प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत है और कौन से इन्हें बेचने हैं और कितने दाम पे बेचने हैं, ठीक है। ये अब इनके मालिक खुद हैं। अब ओवर द ईयर्स क्या होता है, कंपनी को सीख जाती है कि हमें यहाँ के रूलर्स के साथ में क्या करना पड़ेगा, एक सतर्कता से इनके साथ में पेश आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम एलियन पावर, खुद को एलियन पावर मतलब कि हम दूसरी कंट्री से आए हैं, यूरोप से आए हैं, ठीक है, हम आए इंग्लैंड से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ में सतर्कता से रहना पड़ेगा। हर चीज़ को जो है एक कॉशन के साथ में बरतना पड़ेगा, क्योंकि जो अथॉरिटी और जो प्रेस्टीज जो है इंजॉय की जा रही है लोगों के द्वारा, तो दोज हु हैड लोकल पावर जिनके पास में टू कंट्रोल बट कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड, ठीक है। हमने क्या कर दिया है कि उनकी पावर को कंट्रोल तो कर लिया है, उनसे हमने दीवानी राइट तो ले लिए हैं, लेकिन हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। मुगल के साथ में हमने मान लिया है कि समझौता कर लिया है, उनको अपने जाल में फंसा लिया है, वॉटेवर, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हो कि उनके पास में कोई पावर नहीं है, ठीक है। वो भी अगर चाहे तो हमारा एक झटके में क्या कर सकती है, काम तमाम कर सकती है, लेकिन उस समय पे इतने कंपनी के पास में वो सब नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी अपनी सोच को लेके चल रही थी कि हमें थोड़ी एक सतर्कता के साथ में इनके साथ में व्यवहार करना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। और पहली बात तो ये कैसे किया जाएगा, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कंपनी कैसे कैसे धीरे धीरे कोशिश करती है वो कंट्रोल करने की, ठीक है, धीरे धीरे कंट्रोल करने की, और फिर एक बड़े से हिस्से को वो अपने कब्जे में ले लेती है। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, अब इनके लिए रेवेन्यू का क्या मीनिंग है, इनके लिए रेवेन्यू का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। ये कब से चाह रहे हैं कि हमको रेवेन्यू राइट्स मिल जाए, ये सारे मिल जाए, बट इनके लिए इंपॉर्टेंस क्यों है रेवेन्यू का इतना ज़्यादा। कंपनी दीवान बन चुकी है, ठीक है, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज ट्रेड, पर खुद को ये एक ट्रेडर की तरह ही देखते हैं। ये आए तो हमारे कंट्री में एक मकसद से ही थे ना कि हमें यहाँ पे जाके चीप चीज़ें खरीदनी है कम प्राइसेस में, और फिर हमारी कंट्री में जाके उसे मैन्युफैक्चर करना है और उसे सेल करना है हाई प्राइसेस में, बस इनका यही तो मोटिव था। तो भले ही दीवानी राइट्स मिल गए हों इनको, लेकिन ये खुद को एक ट्रेडर की तरह देखते थे, चाहते थे कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू इनके पास में आएगा, ठीक है, पैसा आएगा, यहाँ के ही पैसे को लेके यहाँ के ही सामान को हम खरीदेंगे और उसे हमारी कंट्री में लेके जाएंगे। इसी तरीके से इनका जो है वो हमारी कंट्री में से ये इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जो थे वो लेके गए, ठीक है, कि यहाँ का ही रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, इसी रेवेन्यू से यहाँ के चीप जो सामान है गुड्स से उन्हें खरीदेंगे और अपनी कंट्री में जाके उन्हें सेल करेंगे हाई प्राइसेस पे। बाद में इनका मोटिव था फाइन कॉटन के ऊपर और सिल्क क्लॉथ के ऊपर, जितना चीपली इनको खरीदा जा सके इतनी कोशिश करेंगे, ठीक है, एज चीपली एज पॉसिबल, ठीक है, और विद इन 5 ईयर्स वैल्यू इनके गुड्स की जो इन्हें खरीदी गई थी कंपनी के द्वारा वो डबल हो जाती है बंगाल में। क्यों? क्योंकि 65 के पहले क्या था, कंपनी परचेस कर रही थी गुड्स इंडिया में से और इंपोर्ट कर रही थी गोल्ड और सिल्वर को ब्रिटेन से, ठीक है। ये क्या कर रही थी, हमारी कंट्री में तो परचेस कर रही थी सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें परचेस कर रही थी, ये मेन फोकस तो कॉटन और सिल्क के ऊपर था, ठीक है, और वहाँ से क्या इंपोर्ट कर रही थी, सिल्क और गोल्ड। अभी क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है बंगाल से ही और कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, और यहीं का पैसा यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट किया बेचारों से, पीजेंट से, और फिर उसी सामान उसी पैसे से क्या खरीद लिया, उनसे उनका सामान खरीद लिया, ठीक है, उन्हीं के पैसे से उनका सामान खरीद लिया, तो इनको फ़ायदा होगा कि नहीं, ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं। देखो, सून इट वॉज क्लियर दैट बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। बंगाल इकोनॉमी एक डीप क्राइसिस क्यों फेस कर रही है, क्योंकि आर्टिसन जो है वर डेजर्टेड विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप अपने चीज़ों को क्या करिए, कम प्राइसेस पे सेल करिए, ठीक है, क्योंकि देखो मेरे पास में 4 व्यापारी आते हैं, ठीक है, कोई सामान खरीदने के लिए, और मेरा जो दाम है वो फिक्स है कि मैं 50 रुपये में कोई भी चीज़ को बेचना चाहूँगी, ठीक है, उसका जो रियल प्राइस है वो इतना है, बट ये मुझे फोर्स करते हैं कि आप मुझे वो सामान 20 रुपये में दीजिए, नहीं तो आपसे कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि हम सब तो मिले हुए हैं जितने भी व्यापारी हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली इनको वही सामान जो 50 रुपये में बेचना चाहिए था वो 20 रुपये में बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे फोर्स कर रहे हैं और इनके अलावा कोई मुझसे खरीदेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ के जो आर्टिसंस थे वो बहुत ही परेशान हो चुके थे, ठीक है। पीजेंट वर अनेबल टू पे ड्यूज़, उनके जो ड्यूज़ थे, मतलब कि मैंने जो उगाया है, जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है, उसका मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ कि उसकी कीमत भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ, इतना भी पैसा मेरे पास में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली फिर मैं उगाऊंगी नहीं, मैं कोशिश ही क्यों करूँगी, क्योंकि मुझसे कोई खरीदेगा तो है नहीं मेरे प्राइस पे, तो इनका प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है आर्टिसंस का। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो है वहाँ पे भी कोलैप्स देखने को मिलता है। इसी वजह से 1770 में टेरिबल फेमाइन आती है बंगाल में और 10 मिलियन लोग जो हैं उसमें मारे जाते हैं, ठीक है, गरीबी, भूखमरी, ठीक है, फेमाइन, और उसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है वाइप्ड आउट, मतलब 1/3 पॉपुलेशन, अगर 3 लोग थे, 3 में से एक पर्सन जो है, 3 पर्सन में से 1 पर्सन जो है उसकी तो डेथ हो चुकी है। ये हालत हो गई थी बंगाल की उस समय पे, ठीक है, इन ब्रिटिशर्स की वजह से। एक तो इनको रेवेन्यू भी चाहिए, ठीक है, साथ में ये इनकी चीज़ें भी खरीद रहे हैं बट चीप प्राइजेस पे, हम जो प्राइस बताएंगे उसी पे आपको बेचना पड़ेगा, ये फोर्सफुल हो रहा है उनके ऊपर, तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन एग्जिस्ट होगी सही। फिर बाद में अब वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल, मुर्शिदाबाद में है वीकली मार्केट लग रहा है, देखो ये यहाँ की पिक्चर बता रही है। अब हाट्स जो है उसको मार्केट कहा जाता है, वीकली मार्केट को क्या कहा जाता है, हाट्स। आगे बढ़ते हैं। देखो, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब कंपनी को जो है इकोनॉमी तो पूरी तरीके से रूइन हो चुकी है, ठीक है, हम यहाँ की, और
कंपनी क्या कर सकती है रेवेन्यू इनकम के लिए, ठीक है। अब कंपनी क्या कर सकती है, मोस्ट कंपनी ऑफिशियल जो है वो शुरू करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इनके लैंड में, और ताकि एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो, लोग इनकरेज हो कि वो कुछ ग्रो करें। क्योंकि अगर तुम इसी तरीके से जुल्म करते रहोगे लोगों पे तो वो तो डिप्राइव हो जाएंगे ना, वो तो वैसे भी दबे हुए हैं लोग, उनको और दबा रहे हो तुम, ठीक है। तो ग्रो कैसे कर पाएंगे, तुम्हारे पास में फिर वो चीज़ें आएंगी कहाँ से, अगर वो ग्रो ही नहीं करेंगे तो, वो कॉटन को उगाएंगे ही नहीं तो फिर तुम क्या खरीदोगे उनसे। इसी वजह से इन्हें महसूस हुई इम्पोर्टेंस कि हमें क्या करना चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए। अब इनको इनकरेज करने के लिए कुछ सेटलमेंट लेके आते हैं, कुछ पॉलिसी लेके आते हैं ये लोग, ठीक है। तो कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस करती है परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। 1793 में कंपनी क्या इंट्रोड्यूस करती है, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है देखो मैं बताती हूँ। ये है कॉर्नवालिस, ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस है ये जब गवर्नर जनरल थे ना बंगाल के, तभी ये परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, जब ये गवर्नर जनरल थे। अब गवर्नर जनरल में कंफ्यूज मत होना, एक पोस्ट है, पहले ये हुआ करते थे गवर्नर, एक पोस्ट थी पहले गवर्नर, ठीक है। उसको थोड़े समय बाद में चेंज करके उस पोस्ट का नाम रख दिया गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया उसको। फिर वही पोस्ट आगे चल के चेंज हो गई और उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की वही पोस्ट को आगे बदल के क्या हो गई, वाइसरॉय। ये बात तुम्हें समझ में आ गई, और इस बात को हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहले था गवर्नर, गवर्नर फिर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर बन जाता है वाइसरॉय। पोस्ट एक ही है, बस नाम बदल गया है, ठीक है। तो ये चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय पे, जब परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि जो राजाज और तालुकदार थे उनको कहा गया ज़मींदार, ठीक है, उनको ज़मींदार बना दिया गया। राजा और तालुकदार को क्या बना दिया गया, ज़मींदार बना दिया गया। और उनको कहा गया कि आप टैक्स कलेक्ट करिए, रेंट कलेक्ट करिए पीजेंट से, और पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और हमें लाके दीजिए उसे, ठीक है। राजा और तालुकदार को कहा गया ज़मींदार, और अब ये ज़मींदार क्या करेंगे, पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करेंगे, मतलब रेंट जो भी रेवेन्यू है, और उस रेवेन्यू को ये देंगे लाके कंपनी को, ठीक है। अब इसमें परमानेंट क्या है, परमानेंट है कि हमने जो प्राइस है ना उसको फिक्स कर दिया है कि अगर फ्यूचर में हम उस प्राइस को बढ़ाएंगे भी नहीं और उसे कम भी नहीं करेंगे। जितना हमने अभी बताया ना आपको कि आपको अगर 50 रुपये आपको रेंट में देना है, रेवेन्यू देना है, तो उतना ही देना है। भले ही आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो भी आपको सिर्फ 50 रुपये देने हैं, और कम होगा तो भी आपको 50 रुपये देने हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, परमानेंट कर दिया उस प्राइस को, ठीक है, जो देना है। तो इस वजह से इसे कहा गया है परमानेंट सेटलमेंट। बस इतना इजी है, इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है इस सेटलमेंट में, प्रॉब्लम ये थी कि यार इनकी इसमें कंपनी का घाटा है, ठीक है, बीजेंट का तो नुकसान नहीं है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। और इस वजह से अब क्या करेंगे कि ये जो पीजेंट है उनको देना तो 50 रुपये ही है। मैं तो ये एक ऐसे एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, 50 रुपये नहीं होंगे, लेकिन एक फ़िक्स प्राइस है, एक फ़िक्स प्राइस को ही देना है इन्हें, भले ही वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो कम हो। अब प्रोडक्शन बढ़ने लग गया है तो कंपनी को तो उतने ही कम पैसे मिलेंगे ना जितना उन्होंने फ़िक्स करके रखा है। इस वजह से एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, इन्होंने सोचा था कि अगर हम पैसे को फ़िक्स कर देंगे तो ये अपने लैंड को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, चीज़ों को अच्छा उगाएंगे, ठीक है, ताकि हम उनको ख़रीद पाएंगे। तो ज़मींदार जो थे, ज़मींदार कौन थे, ये राजा थे, और आपके राजा और किसे कहा गया था, तालुकदार को। तो ये ज़मींदार क्या करते थे ना कि इन्वेस्ट नहीं करते थे लैंड के इम्प्रूवमेंट में, कि इन्होंने रेवेन्यू तो ले लिया, किससे, पीजेंट से रेवेन्यू ले लिया इन्होंने, और ये देंगे कंपनी को, थोड़ा बहुत अपने पास में रखेंगे। तो इन्होंने सोचा था कि यार ये क्या करेंगे, इनकी मदद करेंगे, पीजेंट की मदद करेंगे लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन ज़मींदार ऐसा कर नहीं पाए। फिर रेवेन्यू हैज़ बिन फिक्स्ड, और रेवेन्यू जो फिक्स किया गया था ना वो इतना ज़्यादा था कि ज़मींदार इसको डिफ़िकल्ट लगता था कि उसको पे कर पाना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मेरे पास देखो, मेरे पास में आते हैं 50 रुपये, ठीक है, और मुझे ये देने हैं किसको, 45 रुपये मुझे देने हैं कंपनी को, और 5 रुपये सिर्फ मेरे पास रहेंगे। अब 5 रुपये में मैं क्या इनका लैंड का इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। इस वजह से मैं ज़्यादा इनसे पैसा लूँगा, ठीक है। अगर भले ही 50 रुपये फिक्स है, मैं इनसे ज़्यादा पैसा लूँगा, ज़्यादा मेरे पास रहेंगे, 10 रुपये रहेंगे, मैं इनको दे दूँगा। तो फिर इनकी आइडियोलॉजी की वजह से एक तो लैंड इम्प्रूव नहीं हो पाया, ठीक है, और प्राइस इन्होंने कंपनी ने जो दिए थे वो इतने हाई थे कि उनको पे कर पाना डिफ़िकल्ट था। एनीवन जो लैंड इसको पे नहीं कर पाता ना, ठीक
ठीक है। जो पे नहीं कर पाता रेवेन्यू वो ज़मींदारी खो देता कि अब तुम ज़मींदार नहीं हो, हम किसी दूसरे ज़मींदार को देखेंगे, वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा हमारे लिए, ठीक है। ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। इस वजह से ज़मींदार कोशिश नहीं करते कि हम इन पीजेंट्स के लैंड को ठीक करें या इनको सुधारने की कोशिश भी करें। अब फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी में सिचुएशन बदलती है, जो प्राइजेस होते हैं मार्केट में वो बढ़ने लगते हैं और कल्टीवेशन स्लोली एक्सपांड। मैंने बताया ना अभी पहले कि अब इन पीजेंट्स का कल्टीवेशन अच्छा हो रहा है, इनका प्रोडक्शन बढ़ चुका है, बट कंपनी अब घाटे में है क्योंकि कंपनी को वही ये पे करेंगे रेवेन्यू जितना कंपनी ने फिक्स किया है। तो अब कंपनी तो ले नहीं पाएगी इनसे ज़्यादा, तो अब क्या हो गया, परमानेंट सेटलमेंट भी फॉल, ठीक है। मतलब अब परमानेंट सेटलमेंट को कंपनी वापस ले लेगी, थोड़े समय बाद दूसरी पॉलिसी लेके आएगी। देखना हर ज़मींदार जो है वो इंटरेस्टेड नहीं था अपने लैंड को इम्प्रूव करने में, उसे तो सिर्फ जो है सम हैड लॉस्ट देयर लैंड, कुछ लोगों ने अपना लैंड खो चुके थे अर्ली ईयर्स, सेटलमेंट के अर्ली ईयर्स में, और अब वो पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि हम कितने रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रबल के बिना अर्न कर पाएँ, जितना कमा पाए उतना कमाएँ हम, लैंड को इम्प्रूव करने के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। जितना अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जितना अच्छा हम कमा सकते हैं उतना पे हम जोर करें देंगे, हमारे लैंड को इम्प्रूव करने की वो भी कोशिश नहीं कर रहे, ज़मींदार भी कोशिश नहीं कर रहे, दोनों की मिल जाती है। अब देखो आगे, ऑन द अदर हैंड विलेजर्स जो थे, विलेज में कल्टीवेटर्स जो थे, वो इसको बहुत ही एक्सट्रीमली ऑपरेसिव लगता था ये सिस्टम जो था, क्योंकि रेंट ही पेड टू ज़मींदार वो सो हाई, ये ज़मींदार को जो रेंट दे रहे थे ना वो इतना हाई था, बहुत ज़्यादा, और हीज़ राइट ऑन लैंड वॉज इनसिक्योर, उनका राइट जो है लैंड के ऊपर वो भी इनसिक्योर है। एक तो मेरे पास में पूरी वो नहीं है पूरी जिम्मेदारी कि ये लैंड मेरा ही, आश्वासन नहीं मेरे पास में, किसी ने दिया नहीं, और फिर दूसरा कि मुझे इनको रेंट ज़्यादा देना है, तो फिर मैं क्यों अपने लैंड को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, मैं खुद इनसिक्योरिटी में जी रहा हूँ। इस वजह से ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी। अब नया सेटलमेंट आता है, देखो न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस। देखो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी ऑफिशियल जो है वे कन्विंस करते हैं कि सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन, हमें फिर से ये रेवेन्यू का सिस्टम जो है ना उसको बदलना पड़ेगा, हमको पैसा चाहिए। अब वो परमानेंट सेटलमेंट तो फेल हो गया, ठीक है, उसके रीजंस रहे कुछ। अब कंपनी दूसरा सेटलमेंट लेके आती है, दूसरी पॉलिसी लेके आती है। पहली बात तो महल समझ लो, महल क्या होता है। ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में महल जो होता है ना वो एक एरिया, ठीक है, एक विलेज भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं महल, जहाँ से हमें रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, उसे क्या कहा गया है, महल कहा गया है। अब वो रेवेन्यू मुझे एक विलेज से भी मिल सकता है और वो ग्रुप ऑफ विलेजेस से भी मिल सकता है, ठीक है। क्या होता है कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो थी बंगाल की प्रेसिडेंसी, इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, मतलब अभी का यूपी वाला एरिया बोल सकते हो, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश मैन जिसको होल्ट मैकेंजी कहते हैं, ठीक है, होल्ट मैकेंजी जो है वो एक नया सेटलमेंट लाते हैं, 1822 में नया सेटलमेंट लेके आते हैं वो। इस सेटलमेंट में क्या होता है कि उनको लगता है विलेज जो है वो इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करते हैं क्योंकि फर्टाइल सॉइल है इस वजह से, और उसको हमें प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके डायरेक्शन में कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, लोग जो थे मतलब जो कलेक्टर्स थे वो विलेज टू विलेज जाते थे हर गांव में, और उस लैंड को इंस्पेक्ट करते, उसकी जांच करते, फील्ड को मेज़र करते कि कितना बड़ा एरिया है, कितनी बीघा ज़मीन है, कितना एकड़ है, ठीक है, और रिकॉर्ड करते कस्टम्स एंड राइट ऑफ देयर ग्रुप्स, ठीक है। रेवेन्यू एस्टिमेट करते उसके हिसाब से कि अगर ये लैंड की फर्टिलिटी को देख के, उसका साइज़ देख के, उसके ऊपर वो क्या करते, फिक्स करते रेवेन्यू कि आपसे इतना रेवेन्यू लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने एक महल बना दिया, महल मतलब कि एक एरिया फिक्स कर दिया कि इस एरिया के लैंड एक जैसे है, ठीक है, इनकी साइज़ देख के उन्होंने फिक्स कर दिया कि यहाँ से इतना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, फिक्स कर दिया उन्होंने। परमानेंटली फिक्स नहीं है अब ये, एक एरिया के ऊपर कितना रेवेन्यू लगेगा वो उन्होंने बता दिया कि ये महल है, हमने फिक्स कर दिया है महल, और इस महल से हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, वो एक विलेज हो, वो 5 विलेज हो, 10 विलेज हो, ठीक है, इस एरिया से मेरे पास में रेवेन्यू आना चाहिए इतना, ठीक है। अब ये रेवेन्यू जो है वो फिक्स नहीं है, और पहले वाले में क्या था, फिक्स था, परमानेंटली था कि भले तुम कुछ भी प्रोडक्शन करो, कितने भी करो, कम करो, ज़्यादा करो, हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जितना दिया गया है आपको फिक्स प्राइस उसी को आपको देना है। बट अब ये जो है वो फिक्स नहीं है परमानेंटली,
मैं समय के साथ में इसको रेवेन्यू की डिमांड को बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी और इसको बोला गया महलवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, महलवाड़ी सेटलमेंट इसे कहा गया। याद रखना, पहला परमानेंट सेटलमेंट था वो किसके अंडर में आया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस के अंदर में आया था। ये महलवाड़ी सेटलमेंट है, किसके अंदर में आया है? अंडर में आया है होल्ड मैकेंजी के। ठीक है, अब तीसरा सेटलमेंट पे चलो, मुनरो सेटलमेंट। अब ब्रिटिश टेरिटरी जो थी साउथ में, वो देयर वो सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब नया सेटलमेंट डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं रियोटवाड़ी। ठीक है, अब रियोटवाड़ी सेटलमेंट क्या है उसको भी देखेंगे। ये पहली बार छोटे स्मॉल स्केल पे इंट्रोड्यूस किया अलेक्जेंडर ने, कैप्टन अलेक्जेंडर ने कम एरिया पे इसको इंट्रोड्यूस किया कि देखते हैं इसका क्या परिणाम आता है, फिर अगर अच्छा परिणाम आता है तो फिर हम इसको बड़े लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल स्केल पे कैप्टन अलेक्जेंडर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और फिर बाद में थॉमस मुनरो ने इस सेटलमेंट को डेवलप किया और बड़े स्केल पे इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मुनरो को लगा कि साउथ में देयर वर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार। ठीक है, कि साउथ जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिशनल ज़मींदार है नहीं, तो सेटलमेंट दे आर्ग्यूड कि हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स रियोट। तो हमें ये सेटलमेंट डायरेक्ट कल्टिवेटर्स के साथ में करना पड़ेगा, कल्टिवेटर्स की जो डायरेक्ट उगा रहे हैं ना उनसे ही। ठीक है, जो डायरेक्ट उगा रहे हैं उनसे, क्योंकि ज़मींदार है नहीं। मतलब ज़मींदार कौन थे? राजा थे या फिर आपके वो बताए गए थे तालुकदार थे, बट यहाँ पे तो वो थे नहीं ज़मींदार। इस वजह से डायरेक्ट हम किससे रेवेन्यू लेंगे? कल्टीवेटर से, जो उगा रहा है ना अनाज उसी से डायरेक्ट हम रेवेन्यू लेंगे। और उन कल्टीवेटर को रियोट कहा जाता था। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम रियोटवाड़ी सेटलमेंट है। वो महलवाड़ी सेटलमेंट क्यों कहा गया था? महल का मतलब एक एरिया होता है, एक विलेज या एक से ज़्यादा विलेज जहाँ से मुझे रेवेन्यू आएगा उसको महल कहा गया। इस वजह से महलवाड़ी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्यों है? क्योंकि एक फिक्स कर दिया प्राइस, भले प्राइस बढ़े या कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो कम हो, कोई मतलब नहीं, फिक्स प्राइस है तो परमानेंट सेटलमेंट। इसी तरीके से रियोट कल्टीवेटर से हम लेंगे रेवेन्यू, कलेक्ट करेंगे कल्टीवेटर से, तो रियोटवाड़ी सेटलमेंट इसे कहा गया है। अब हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। ये रियोट्स क्या करते थे? कल्टीवेटर्स के अपने लैंड को टिल करते थे। टिल मतलब कि किसी और को दे दिया ज़मीन, ठीक है, कल्टीवेशन करने के लिए कुछ सालों तक। ठीक है, इसी तरीके से इनकी जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही काम चलता था। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड। इनकी जो ज़मीन थी, बोल सकते हैं इनका लैंड जहाँ पे भी ये कल्टीवेशन करेंगे उसको अच्छे तरीके से पहले सर्वे करना चाहिए था। मतलब किया गया, सर्वे किया गया पहले अच्छे से। फिर मुनरो को लगा कि ब्रिटिशर शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर। मतलब अब ब्रिटिशर्स को एक पैटर्नल फादर की तरह एक्ट करना चाहिए कि ये लैंड ब्रिटिशर्स का है और इसके ऊपर कौन काम करे? कल्टीवेटर्स रियोट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुनरो को लगा कि इस तरीके से काम करवाएंगे तो लैंड की स्थिति भी सही रहेगी और इनके ऊपर ज़्यादा फोर्स भी नहीं जाएगा। बट फिर भी कुछ सही नहीं हुआ। क्यों सही नहीं हुआ? देखो, विद इन फ्यू ईयर्स में इस सेटलमेंट के इम्पोज होते कुछ साल बाद में ये क्लियर हो गया था कि कुछ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इनका क्या डिज़ायर था? इनका डिज़ायर था कि हमको इनकम बढ़ानी है लैंड से, और रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो ऑफिशियल फिक्स किया गया था कि जितना हम लेंगे रेवेन्यू वो फिक्स किया गया था, वो इतना ज़्यादा था। ठीक है, टू हाई रेवेन्यू डिमांड। तो पीजेंट जो थे वो उनको पे नहीं कर पाए, अनेबल टू पे। रियोट फ्लेड द कंट्री साइड और विलेजेस बिकम डिजर्टेड इन मेनी रीजन्स। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से ये रियोटवाड़ी सेटलमेंट भी क्या हो गया? बर्बाद हो गया, मतलब किसी काम का नहीं रहा फिर बाद में। अब क्रॉप्स फ्रॉम यूरोप। अब ये सेटलमेंट की बात छोड़ो, हो गई जो भी ये लेके आए, वो क्या क्या सेटलमेंट लेके आए थे। एक बार फिर से परमानेंट सेटलमेंट आया था, फिर उसके बाद में महलवाड़ी सेटलमेंट और उसके बाद में आपका रियोटवाड़ी सेटलमेंट। कौन लेके आया, कौन से टाइम पीरियड में लेके आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब क्रॉप फ्रॉम यूरोप। देखो, ब्रिटिश जो थे वो रियलाइज़ कर चुके थे कि कंट्री साइड जो है वो कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू। वहाँ से सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि हम यहाँ से क्रॉप भी उगा सकते हैं। अभी तक तो ये रेवेन्यू ले रहे थे कि आप जो भी उगा रहे हो उसके ऊपर से हम आपको पैसे चार्ज करेंगे, रेवेन्यू चार्ज करेंगे, जो भी फॉर्म हो उसका, मतलब वो पैसे की फॉर्म में हो या फिर वो क्रॉप के फॉर्म में हो। पर अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनसे क्रॉप से ग्रो करवा लें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये फोर्स करने लगे। क्या फोर्स करने लगे? कि बंगाल में इन्होंने फोर्स किया कि आप जूट ग्रो करो।
ठीक है। असम में इन्होंने फोर्स किया कि आप टी ग्रो करो, और इन्होंने पहले तो लैंड को चेक किया, ठीक है, उसके वेजिटेशन को देखा। अभी तक तो लोग ग्रो कर रहे थे, लेकिन ये आए थे ब्रिटेन से, ठीक है, इंग्लैंड से, तो थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक दिमाग है। तो क्या करते हैं ये कि किसी भी एरिया का क्लाइमेट देख के, ठीक है, कि वहाँ पे कौन सी क्रॉप अच्छे ग्रो कर पाएगी, इस तरीके से इन्होंने डिसाइड किया और कहा लोगों को कि आप बंगाल में जूट ग्रो करिए, असम में टी ग्रो करिए, यूपी में आप शुगर केन ग्रो करिए, पंजाब में वीट ग्रो करिए, महाराष्ट्र में कॉटन, महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन, और मद्रास में राइस, ठीक है। ये इनको फोर्स किया गया लोगों को इन जगहों पे कि आप ये ग्रो करिए। और आज देखा जाए तो ऐसा ही सिस्टम हमारे यहाँ पे हो चुका है, मतलब एक बोल सकते हैं आदत हो चुकी है लोगों को उसी, और वो सही भी है एक तरीके से बोला जाए तो। अब डज कलर हैव अ हिस्ट्री, कलर की क्या हिस्ट्री है। इंडिगो की बात चल रही थी ना कि इस चैप्टर का मेन फोकस इंडिगो पे है। देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है दो प्रिंट, ठीक है, एक कलमकारी प्रिंट है और एक आपका है मॉरिस प्रिंट। ये है कलमकारी प्रिंट और ये है मॉरिस प्रिंट, जो कि 20वीं सेंचुरी का है कलमकारी, और मॉरिस प्रिंट 19वीं सेंचुरी का है। कलमकारी प्रिंट क्रिएट किया गया था वीवर के द्वारा, आंध्र प्रदेश के वीवर के द्वारा, ये ठीक है, आंध्र प्रदेश के वीवर के द्वारा इसको बनाया गया। और जो राइट हैंड पे फ्लोरल प्रिंट दिख रहा है ये बनाया है विलियम मॉरिस ने, जो कि एक अच्छे पोएट है, आर्टिस्ट थे 19वीं सेंचुरी के, ठीक है, याद रखना कलमकारी प्रिंट और आपका फ्लोरल प्रिंट। ये दो प्रिंट जो हैं क्यों दिखाए गए हैं, क्योंकि इनमें आपको ज़्यादा रिच ब्लू कलर देखने को मिलेगा, रिच ब्लू कलर। और ये ब्लू कलर कहाँ से आता है, इंडिगो से। इंडिगो जो है वो एक क्रॉप होती है, उस क्रॉप में से हमें ब्लू कलर जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, और उस ब्लू कलर को हम क्लॉथ्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको कलर करने में, प्रिंट करने में इस इंडिगो का यूज़ आता है, इस वजह से इंडिगो इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिच ब्लू कलर क्या है, इसे हम जनरली इंडिगो कहते हैं। अब ये कलर जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है उसकी हिस्ट्री देखेंगे यहाँ पे। पहली बात तो 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ करता था, ब्रिटेन जो है वो मैन्युफैक्चर करता था इंडिगो को खुद के यहाँ पे ही, ठीक है, इंडिगो प्लांट है एक, कल्टीवेट करता था। पहले ये दूसरे कंट्रीज़ में हुआ करता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वहाँ पे इसकी अच्छी फसल हो नहीं पाती है, क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती, इस वजह से ये इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम इंडिया पे ग्रो करवाएंगे, इसको कल्टीवेट करवाएंगे लोगों से। तो मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया, और इंडिया वॉज बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस समय पे इंडिया बिगेस्ट सप्लायर हो गया था इंडिगो का पूरे वर्ल्ड में। वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, अब इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों थी इतनी ज़्यादा। देखो इंडिगो प्लांट जो है ना वो ग्रो करता है ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिक्स में ये ग्रो करता है। बाय द 13वीं सेंचुरी में इंडियन इंडिगो जो है वो यूज़ किया जाता कॉटन मैन्युफैक्चर में, इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, क्लोथ्स को डाई करने के लिए, उनके ऊपर प्रिंट करने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता था। कहाँ कहाँ पे, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में हमारा इंडिगो, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता था उसे। पर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो पहुँच पाता था यूरोपियन मार्केट में, इसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे इंडिगो के, और यूरोपियन क्लोथ जो मैन्युफैक्चरर थे उनको डिपेंड रहना पड़ता था दूसरे प्लांट पे, ठीक है। एक तो इस जो इंडिगो है उसका प्राइस हाई है, ठीक है, प्राइस ज़्यादा है, और इतना लार्ज स्केल पे हमारे यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा है, मैन्युफैक्चर मतलब कल्टीवेट नहीं हो पा रहा है। तो ये दूसरा प्लांट यूज़ करते थे, वोड, ठीक है, वोड भी एक प्लांट है जो कि टेम्परेट जोन में ये ग्रो करता है, ठीक है, टेम्परेट जोन में, और वॉयलेट कलर बनाता है ये, वॉयलेट और ब्लू डाई, ठीक है। तो ये अवेलेबल होता था यूरोप में, ये नॉर्दर्न इटली में, फ्रांस, साउदर्न फ्रांस में, जर्मनी, ब्रिटेन में भी इसको ग्रो किया जाता था। लेकिन कंपटीशन की वजह से, इंडिगो की कंपटीशन की वजह से वोड के प्रोड्यूसर जो थे यूरोप में प्रेशराइज थे। क्लोथ डाई की अगर बात करें तो इंडिगो पहले नंबर पे आता था, और वोड की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं। देखो मेरे पास में दो चीज़ें हैं, एक है इंडिगो, दूसरा है वोड, ठीक है, दोनों ही क्लोथ को डाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ब्लू कलर के हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है ना इंडिगो की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वोड जो है ना वो थोड़ा डल दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है, फेयर नहीं है, ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से इंडिगो पे ज़्यादा फोकस किया गया। और 17वीं सेंचुरी में यूरोप में जो क्लोथ प्रोड्यूसर थे वो बैन लगा दिया था उन्होंने इंडिगो के इम्पोर्ट के ऊपर,
ठीक है। टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया था, फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंगो। फ्रेंच ने इंडिगो को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया सेंट डोमिंगो में, पुर्तगीज़ ने ब्राज़ील में, इंग्लिश ने जमाइका में, स्पेनिश ने वेनेजुएला में, और इंडिगो प्लांटेशन जो है वो बहुत सारे पार्ट में भी होने लगा नॉर्थ अमेरिका के। ठीक है, पर एक समय पे क्या होता है कि 1783 से 1789 के बीच में जो इंडिगो का प्रोडक्शन था ना वो पूरा गिर जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, मतलब अच्छा इंडिगो कल्टीवेशन होता नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होता है इस टाइम पीरियड में। तो अब ये आते हैं ब्रिटिशर्स इंडिया में कि हम तो इंडिया में ग्रो करवाएंगे इंडिगो को। ठीक है, करवा लो भाई। आगे देखो, फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में एक्सपांड करने लगता है, फैलने लगता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। मार्केट 1788 में सिर्फ 30% इंडिगो इम्पोर्ट होता था, मतलब ब्रिटेन में इंडिगो इम्पोर्ट होता था, इंडिया से जाता था 30%, बट 1810 में 95% इंडिगो यहाँ से जाने लगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया, 30 से 95% हो गया डायरेक्ट। और एज ए इंडिगो ट्रेड ग्रू तो कमर्शियल एजेंट ऑफिशियल जो थे कंपनी के वो इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने लग गए। ठीक है, जो भी ग्रो कर रहा है यहाँ पे उसके ऊपर इन्वेस्ट करने लगे, उसके लैंड के ऊपर इन्वेस्ट करने लगे इंडिगो ग्रो करवाने के लिए। और कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। चलो ठीक है, आगे देखो, हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। पहली बात तो इंडिगो कैसे कल्टिवेट होता था, दो मेन सिस्टम है इंडिगो को कल्टिवेट करने के लिए। एक तो निज सिस्टम है कि मेरा खुद का एरिया है, मेरा खुद का लैंड है और उसके ऊपर मैं डायरेक्टली मेरा कंट्रोल है उस लैंड के ऊपर और मैं उसको ग्रो कर रही हूँ। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। फिर ये होता है निज कल्टीवेशन। और रियोटी कल्टीवेशन वही पहले जैसा सिस्टम। ठीक है, रियोटवाड़ी में वही तो था, रियोटी कल्टीवेटर होते हैं, बट ये कल्टीवेटर जो है ना इनका खुद का लैंड नहीं है। ठीक है, ये लैंड है किसी दूसरे का और उसको लीज पे लेके मैं इंडिगो उगा रही हूँ, ये सिचुएशन है रियोटी में। तो प्रॉब्लम है निज कल्टीवेशन के साथ में क्या है कि मेरा खुद का लैंड तो समझ में आता है, मेरे पास में खुद का लैंड है, लेकिन जो ये इंडिगो है ना ये फर्टाइल लैंड पे ग्रो करता है और फर्टाइल लैंड पे ज़्यादा पॉपुलेशन बैठी हुई है। ठीक है समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन का वहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो पॉपुलेशन को तो मैं भगा नहीं सकती हूँ यहाँ से, ऐसा लैंड ढूंढना पड़ेगा मुझे जहाँ फर्टाइल हो वो। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्टी थी उसमें एक तो। फिर छोटे छोटे प्लॉट्स मिलते, लैंडस्केप मिलते, वो उनको अक्वायर करना, उनको लेना। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। अगर इंडिगो का प्लांटेशन करना होता ना तो मुझे बहुत बड़ा एरिया लेना पड़ता। ठीक है, मेरा खुद का। ठीक है, वो कुछ किसी और का नहीं। तो इस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम थी, वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, और उनको वो लैंड कहाँ से मिलता। ये सारी सिचुएशन, एक फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ती वहाँ पे, बहुत सारी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। नीच कल्टीवेशन क्या होता है बस इतना याद रखो कि जो मैं खुद का लैंड है उसके ऊपर कोई कल्टीवेशन हो रहा है तो उसे नीच कल्टीवेशन कहते हैं। बाकी तो तुम इन टर्म्स में फंसे रह जाओगे। निच कल्टीवेशन जो है लार्ज स्केल पे किया जाता है, उसको बहुत सारे प्लग्स की, बुलक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैं इन सबको परचेस करने में अपना पैसा बर्बाद कर दूंगी जितना मैं कमाऊंगी नहीं ठीक है, अगर मुझे लार्ज स्केल में कल्टीवेट करना है उसको लैंड को ख़रीदना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें उसमें यूज़ में आएंगी, प्लग्स आएंगे, बुलक्स आएंगे, उनको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सारी सिचुएशन, तो ये एकदम एक प्रैक्टिकली सोचा जाए तो सही नहीं है। ठीक है, बीघा क्या होता है इसके बारे में तुम्हें पता होगा, लेकिन देख लो, यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, लैंड को मेज़र करने की एक यूनिट है बीघा सिर्फ। ब्रिटिश रूल के पहले क्या हुआ करता था, लैंड की एरिया जो है वो एरिया की साइज़ वेरी करती थी। बंगाल में ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। ठीक है, 1/3 ऑफ एकड़ भी इसे कह सकते हैं हम बीघा को, बस याद रखना। टिल द लेट 19th सेंचुरी में प्लांटर्स वर देयरफॉर इलेक्टेड टू एक्सपांड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। और 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग क्या था कि प्लांटर्स चाह नहीं रहे थे कि हम इस इंडिगो को उगाएं हमारा लैंड को एक्सपांड करके। 25% जो लैंड प्रोड्यूस करा था इंडिगो ना वो इस सिस्टम के अंडर, मतलब कि निच कल्टीवेशन में कितने प्लांटर जो कर रहे थे 25%।
25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंडर जो है निज कल्टिवेशन के अंडर में कितने 25% करे थे, और द रेस्ट जो थे बाकी के जितने भी थे वो सब रियोटी सिस्टम में थे कि किसी दूसरे का लैंड है उसके ऊपर मैं कल्टिवेशन कर रही हूँ तो वो रियोटी में कर रहे थे। ज़्यादातर रियोटी सिस्टम में कर रहे थे, बाकी कम जो थे वो निज कौन खरीदे मेरा खुद का और फिर उसके ऊपर मैं इंडिगो उगाऊँ जो मेरे लैंड की पूरी हालत ख़राब कर दे। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है। आगे देखो, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोटी। रियोटी सिस्टम बता चुकी हूँ लेकिन पढ़ लेते हैं। प्लांटर्स फोर्स्ड द रियोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। प्लांटर्स जो है ना वो रियोट्स को जो कल्टीवेट करेगा ना उस लैंड पे उसको फोर्स किया जाता कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। उस कॉन्ट्रैक्ट में ना मैं तुम्हें कैश पे करूँगा, मैं तुम्हें कैश दूंगा, मैं प्लांटर हूँ, मुझे क्या चाहिए, इंडिगो चाहिए, तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम उसके ऊपर जो है क्या करो, कल्टीवेशन करो इंडिगो का। फोर्स किया जा रहा है, सिंपल सी बात है। फोर्स किया जा रहा है किसी एक दूसरे बंदे को, एक बंदे के द्वारा कि तुम इसके ऊपर क्या करो, कल्टीवेशन करो, मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दूंगा कल्टीवेट करने के लिए और बाकी मैं तुम ही से वही खरीद लूँगा। पर एक प्रॉब्लम क्या है पता है कि ये बेचारा किसान जो है, रियोट कल्टीवेटर जो है, वो ये इसमें जाल में फंस तो जाता, ये पैसे दे देते उससे कल्टीवेट तो कर लेता, लेकिन जितना दाम इसका मिलना चाहिए था ना, इसने जितनी मेहनत की है उसका इसको मिलता नहीं। ठीक है, और ये एक डेब्ट ट्रैप में फंस के रह जाता। अब डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि मान लो किसी ने कैश दिया, किसी ने लोन दिया किसी को, ठीक है, एक पर्सन ने लोन देता है इसे तो कुछ भी कल्टीवेट करने के लिए। अब बेचारा इसका लोन ही नहीं चुका पाएगा वो इस फसल के चक्कर में, क्योंकि ये इतना प्रॉफिट देगी नहीं। और इसको ख़रीदने वाला कौन है, सिर्फ ब्रिटिशर। कोई अनाज तो है नहीं इंडिगो कि जो आम आदमी खरीद लेगा, आसपास वाले लोग, पीजेंट्स जो हैं दूसरे, पर ये तो है एक डाई, ठीक है, इंडिगो। तो इसे खरीदा कौन, ब्रिटिशर्स ही खरीदेंगे और वो जो प्राइस डिसाइड करेंगे उसी में बेचना पड़ेगा। तो ये इस चक्कर में फंस जाता है, इस वजह से इनका बिल्कुल भला नहीं हुआ। लेकिन फिर भी 75% बोल सकते हैं लोग रियोटी वाले सिस्टम में काम करते थे, इंडिगो कल्टीवेट करते थे। बस इतना याद रखो। आगे देखते हैं ये इंडिगो कैसे प्रोड्यूस होता और इसको कैसे निकाला जाता, वो प्रोसेस यहाँ पे बताई जा रही है। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पढ़ लेना क्या है। इंडिगो को हार्वेस्ट करने के बाद में उसे वेट्स में निकाला जाता है। अब वेट्स क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। मान लो एक मेरे पास में कोई वेसल है। अब वेसल क्या होता है कि अरे घड़ा, बर्तन, जो भी है, जो भी बर्तन होता है ना उसमें निकाला जाता है उस इंडिगो प्लांट को। ठीक है, इन इंडिगो फैक्ट्री में। और 3/4 जो 3-4 वेट्स होते हैं ना, घड़े अगर बर्तन भर जाए, ज़रूरत होती है एक इंडिगो को बनाने में। ठीक है, मैन्युफैक्चर डाई को मैन्युफैक्चर करने में 3-4 वेट्स घड़ों की ज़रूरत होती है, बर्तन की ज़रूरत होती है। फिर उनको सुखाया जाता है, मतलब गर्म पानी में उनको भिगोया जाता है। ये एक है, ठीक है, प्लांट है ये। इसको मैंने एक जार में निकाल लिया, ठीक है, गर्म पानी के साथ में इसको भिगो दिया। फिर थोड़े टाइम के बाद में ये अपना सारा जो अपना बोल सकते हैं कलर जो है वो इसमें छोड़ देगा पानी में, और फिर हम इसको जो है प्लांट को निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, फिर उसको सोक किया जाएगा, फिर उसको छाना जाएगा छन्नी से, ठीक है, और आपका इंडिगो निकलेगा। ऐसी प्रोसेस है, पढ़ लेना, खास नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि ब्लू रिबेलियन क्या है। ये इंडिगो की इतनी बड़ी रामायण की वजह से ना लोग गुस्सा में आ गए थे। लोग नहीं, पीजेंट्स जो हैं, जो इसको कल्टीवेट कर रहे थे ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, वो गुस्से में आ गए। 1859 में क्या होता है, मार्च में, 1000 ऑफ रियोट्स। अब रियोट्स फिर से मत पूछना, कल्टीवेटर जो होता है ना उसे रियोट कहते हैं बंगाल में। तो इन बंगाल में जो रियोट्स थे ना, हज़ारों रियोट्स जो थे, कल्टीवेटर जो थे, वो इंडिगो ग्रो करने से मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे ये तुम्हारा काम। देखो, एज ए रिबेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे ये फैलता है ना, रिबेलियन, विद्रोह बोल दो, तो रियोट्स जो है वो रेंट पे करना बंद कर देते हैं। ठीक है, मना कर देते हैं, हम नहीं करेंगे। फैक्ट्रीज जो थी इंडिगो की वहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तीरंदाजी करने स्टार्ट कर देते हैं। वुमन भी लड़ाई लड़ती हैं। ठीक है, और फिर गोमस्तास मतलब कि जो प्लांटर्स के एजेंट थे ना, जो कलेक्ट करने के लिए आते रेंट उनसे, तो उनको मारा जाता, पीटा जाता। अच्छा चल रहा था इनका ये। गोमस्तास जो प्लांटर, अब प्लांटर क्या, ज़बरदस्ती उनको फोर्सफुली लोन दे के काम करवा रहा था ना, डेप्ट में फंसा रहा था। तो इसी प्लांटर के जो भी एजेंट हुआ करते, जब वो रेंट लेने के लिए आते तो उनको मारा जाता अच्छे तरीके से।
जो लथियास थे उनको लथी वाइल्डेड स्ट्रॉन्गमैन जो मेंटेन किया जाता है प्लांटर के द्वारा, तो इनको भी बुली किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके साथ में होने लगी, तो इसी को क्या कहा गया है, ब्लू रिबेलियन। ब्लू क्यों है, क्योंकि इंडिगो ब्लू होता है। ठीक है, तो ब्लू रिबेलियन इसी वजह से कहा गया है। और ये कौन कर रहा है, आपके सारे जो इंडिगो के कल्टीवेटर्स हैं वो। तो अब इनको इनका ये रिबिलियन क्यों हुआ, क्योंकि इनको फोर्स किया गया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ठीक है, इंडिगो पीजेंट्स को बेचारों को ज़बरदस्ती उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया और फोर्ट पिच्ड बैटल्स उन्होंने लड़ी लथियाल के साथ में। ये सारी सिचुएशन उसे ही ब्लू रिबेलियन कहा गया है। फिर बाद में ये स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ता है 1857 की रिवोल्ट में। 1857 के रिवोल्ट में तो मैं एक थोड़ा सा आउटलुक दे देती हूँ, जिसमें कि पूरे इंडिया के छोटे छोटे जितने भी रीजनल जो रूलर्स राजा हुआ करते थे उस समय पे, या बोल सकते हैं कि वहाँ के लोग ज़मींदार हैं, जितने भी लोग पीजेंट्स जो इनके अत्याचार से बहुत परेशान हो चुके थे ना, उनका गुस्सा उभर के आता है। एक दिन निकल पड़ते हैं वो लोग और इनके सारे सामान को अस्त व्यस्त बर्बाद करना, इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट उसे कहते हैं। एक मैंने आउटलुक दिया है, बाकी तो आगे पता चलेगा ही सही। तो ये ब्लू रिबेलियन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियोट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सारी सिचुएशन को देख के ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो है ना वो थोड़ी डर जाती है। ठीक है, परेशान हो जाती है, ऐसा होगा तो ये तो हमें भगा देंगे इंडिया से। ठीक है, थोड़ा इनको कंट्रोल में लेना पड़ेगा, अपने थोड़े कंट्रोल में लेना पड़ेगा इनको थोड़ा। ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये ब्रिटिश की गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा आश्वासन देने के लिए कहती है कि आपको अब इंडिगो ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर करती है कि अब आपको इंडिगो ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री हैं, आपके साथ में कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा आपका। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें इनको समझाई जाती है। इंडिगो कमीशन भी बिठाया जाता है इंक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कि आप चेक करो। कमीशन ये करेगा चेक, इंक्वायर करेगा सब जगह कि क्या क्या बेचारों लोगों के साथ में, प्लांटर के साथ में जो है वो चीज़ें हुई हैं, कल्टीवेटर्स के साथ में। ठीक है, इनके ऊपर अत्याचार हुए हैं वगैरह वगैरह। ये कमीशन अपनी रिपोर्ट भेजेगा और फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इनके साथ में कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया जाएगा इनसे। ठीक है, करवाया जाएगा ज़बरदस्ती फोर्सफुली। तो ये यहाँ पे बताया गया। अब इस रिवोल्ट के बाद में इंडिगो प्रोडक्शन तो ख़त्म हो गया बंगाल में, लेकिन शिफ्ट हो गया बिहार में। देखो ये मतलब ऐसा जाल है जिसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल है। उस समय पे कहा जा सकता है कि बंगाल में से लोग इतना बेचारों को फंसाया गया, उनको डराया गया, हर चीज़ उनसे करवाई गई फोर्सफुली। अब वहाँ से तो ये चीज़ निकल गई, लेकिन इन्होंने दूसरे लोगों को टारगेट किया, बिहार के लोगों को। ठीक है, अब बिहार में भी फिर वही सिचुएशन चलेगी, वहाँ पे भी फोर्सफुली काम करवाया जाएगा। फिर साउथ अफ्रीका से एक इंसान आएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी, और फिर वो चंपारण मूवमेंट चलाएंगे इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन होगी। चलो, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तुम कमेंट और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ टेल मी ना, कि मैं इम्प्रूव करूँ थोड़ा और। चलो, कोई बात नहीं।